नमस्कार। भोपाल गैस त्रासदी जो वर्ष 1984 के इसी दिसंबर के महीने में हुई थी, उसे विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना कहा जाता है। एक कारखाने से गैस का रिसाव होता है और देखते ही देखते हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। लाखों की संख्या में लगभग 5 लाख लोग आजीवन इससे बीमार हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं बीमारियों के साथ या फिर विकलांगता के साथ पैदा होती हैं और जूझती रहती हैं। भोपाल शहर में आज भी इस त्रासदी का प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु इस त्रासदी के पीछे की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी या ये है कि इस भोपाल गैस कांड या दुर्घटना के पीछे के कारणों या उनके पीछे के षड्यंत्रों या दशकों से चले आ रहे क्रिमिनल नेग्लिजेंस, उस पर लीपापोती, इन तमाम आयामों की चर्चा ना तो कभी हुई या फिर इन्हें होने ही नहीं दी गई। तो आज हम इन्हीं आयामों पे एक चर्चा करते हैं। भोपाल शहर के लगभग मध्य में, केंद्र में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी का एक कारखाना था जो एक सेविन नामक कीटनाशक दवाइयां बनाया करता था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन का एक सब्सिडरी हिस्सा था। सेविन नामक कीटनाशक दवाइयों को बनाने के लिए एक बड़े ही खतरनाक रसायन का इस्तेमाल होता था जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। उस रात 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच की रात इसी मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन से निकली गैस जो लीक हो गई और बाहर आ गई, उसने देखते ही देखते पूरे भोपाल शहर को अपनी चपेट में ले लिया। जब लोग मरने लगे, उनकी सांसें रुकने लगी, उनके फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, बच्चे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, वृद्ध तड़पने लगे, लोगों में अंधापन होने लगा, तो इन सभी लोगों को, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को भोपाल के अस्पतालों में भर्ती किया जाने लगा। हमीदिया अस्पताल वहाँ का एक सबसे बड़ा अस्पताल था। उसके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आई कि वो इन लोगों को ठीक करे, इनका उपचार करे। किंतु जो कवायद शुरू हो गई तंत्र के द्वारा वो ये थी कि मृतकों की संख्या बहुत बड़ी ना दिखे। इसके लिए जो लीपापोती शुरू हुई वो एक बड़ा ही घृणित कार्य था। यूनियन रिसर्च ग्रुप की एक रिपोर्ट थी, हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। उस रिपोर्ट में उसने ये बताया कि यह संख्या ना दिखे, मृतकों का पंजीकरण ना हो, इसके लिए कई बार तो शवों को सीधे ही नदी में फेंक दिया जाता था या उन्हें अग्नि के हवाले कर दिया जाता था। रिपोर्ट ने यह भी लिखा है कि कई बार ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति अभी पूरी तरह से मृत भी नहीं हुआ था, वह बेहोश ही था, कि गलती से या इत्तेफाक से उसे भी नदी में फेंक दिया गया। मृतकों की संख्या पर भी लीपापोती हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह 3-3.5 हजार के आसपास की थी मृतकों की संख्या। घायलों, बीमारों और विकलांगों की संख्या तो लाखों में थी। सरकारी आंकड़ों ने बताया कि मृतक 3-3.5 हजार के आसपास थे, किंतु यूनिसेफ के अनुसार यह 10 हजार था। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स फिक्की के अनुसार यह संख्या लगभग 20 हजार थी। इंडियन क्लॉथ्स मर्चेंट एसोसिएशन, जिन्होंने मृतकों के संस्कार के लिए, उनके अंतिम कर्म के लिए कपड़े मुहैया कराए, उनके अनुसार यह संख्या 10 हजार थी। डॉक्टर भंडारी ने जापान के एक डेलीगेट को यह बताया था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्टों को भी गोपनीय की श्रेणी में रख दिया गया। हमीदिया अस्पताल के डॉक्टर चंद्रा का यह कहना था कि वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे कि यूनियन कार्बाइड या हमारे देश का तंत्र उन्हें ये बताए कि यह कौन सी गैस है जिसका ये असर हो रहा है और शोधों के अनुसार उसका इलाज क्या है। किंतु यूनियन कार्बाइड हमेशा ये कहता रहा कि उसके पास भी पर्याप्त जानकारी नहीं है। ये बड़ी विचित्र बात थी कि आप एक कीटनाशक दवा बना रहे हैं, उसमें आप रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, किंतु आपको ही ये पता नहीं है कि इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसके क्या खतरनाक असर हो सकते हैं।
अब डॉक्टर दास थे जो कि विक्टिम रिलीफ कमीशन के कमिश्नर थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने भी कहा कि हाँ, यूनियन कार्बाइड इन तथ्यों को छुपाती रही। दिल्ली साइंस फोरम ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा कि सीबीआई ने कुछ ऐसे दस्तावेज भी प्राप्त कर लिए थे जिनसे यह स्पष्ट होता था, सिद्ध होता था कि यूनियन कार्बाइड लगातार इस रसायन पर रिसर्च या शोध करती रही थी और उसे सब कुछ पता था, किंतु उसने कुछ भी साझा नहीं किया। अस्पतालों में जो मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के पीछे के कारणों को भी बदल दिया गया ताकि गैस के रिसाव से उनकी मृत्यु ना दिखे। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कोई बीमार व्यक्ति जब अभी पूरी तरह से स्वस्थ भी नहीं हुआ था कि उसे डिस्चार्ज कर दिया गया ताकि अस्पतालों में भीड़ ना दिखे, या आगे चलकर अगर उसकी मृत्यु हो जाए, मौत हो जाए, तो अस्पताल में वो ना दिखे। अमेरिका के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हेनरिक्स, एक और डॉक्टर थे डॉक्टर येस एलवी। इन डॉक्टरों ने वहाँ अमेरिका में बैठे बैठे इस रसायन के प्रभावों के बारे में ये बयान दिया कि इन रसायनों से निकली गैस का इतना खतरनाक प्रभाव है कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रभावित होती रहेंगी। किंतु जो अमेरिका से जो डॉक्टरों की टीम भेजी गई, उस टीम में ये 2 डॉक्टर शामिल ही नहीं किए गए, जबकि डॉक्टर हेनरिक्स जो थे वो यूएनओ में भी डॉक्टर थे, इसी विषय के विशेषज्ञ माने जाते थे। जो डॉक्टर अमेरिका से यहाँ आए, उन डॉक्टरों ने भी यहाँ पे आकर लीपापोती करने का ही प्रयास किया। उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इस रसायन का, इससे निकली हुई गैस का कोई विशेष प्रभाव नहीं है और जो भी अंधापन या जो सांस की तकलीफें दिख रही हैं वो अस्थायी हैं और शीघ्र ही वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। मध्य प्रदेश कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बैठी, पर ये विचित्र बात आप देखिए कि उस कमीशन को अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट करनी थी 25 मार्च 1985 को, किंतु तब तक तो इसने अपनी पहली बैठक भी नहीं की और सितंबर आते आते इस इंक्वायरी कमीशन को बंद कर दिए जाने के संकेत भी दिए जाने लगे। कहा जाता है कि इस इंक्वायरी कमीशन को कुछ ऐसे दस्तावेज, कुछ ऐसे प्रमाण हाथ लग गए थे जिससे यह स्पष्ट होता था, सिद्ध होता था कि यूनियन कार्बाइड के साथ बड़े ऊंचे स्तर पे कोई मिलीभगत थी। तो ये सारे राज, ये सारे रहस्य, ये सारे तथ्य बाहर नहीं आ पाए, इसके लिए इस इंक्वायरी कमीशन को बंद किए जाने की कवायद आरंभ हो गई। सीबीआई की जो जांच पड़ताल आरंभ हुई वह भी लगभग ठंडे बस्ते में चली गई। रिलीफ कैंप्स जो बनाए गए थे बीमारों के लिए, उन कैंपों को बड़ा जल्दी ही बंद कर दिया गया ताकि शहर में भीड़ ना दिखे और यह बात सामने ही ना आ पाए कि कितने लोग इससे प्रभावित हो गए हैं या मर रहे हैं। कुछ गैर सरकारी संस्थाएं थीं, वो भी आगे बढ़कर बीमारों की मदद करना चाहती थीं, किंतु उन्हें भी सरकारी अस्पतालों के प्रांगण में आने की अनुमति नहीं दी गई ताकि तथ्य बाहर न आ सके। यह स्वाभाविक था कि जिस टैंक में रखे हुए रसायन से ये रिसाव हुआ था, उसमें बचे हुए इस रसायन को, मिथाइल आइसोसाइनेट को बचाकर कुछ मात्रा में रखा जाए ताकि जब आगे जांच पड़ताल हो कि इसके पीछे के क्या कारण थे, क्या षड्यंत्र थे, कुछ सैबोटाज था, उसमें कुछ प्रमाण मिल सके, उसमें कुछ सहायता मिल सके इस जांच पड़ताल में। किंतु उस बचे हुए रसायन की मात्रा को भी नष्ट कर दिए जाने के प्रयास आरंभ हो गए। किंतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर अंततः 15 किलोग्राम इस रसायन को बचाकर रखा गया इस खोजबीन के लिए, इस जांच पड़ताल के लिए। ब्रिटेन से बीबीसी की एक टीम आई जो वर्ल्ड इन एक्शन नामक एक प्रोग्राम बनाती थी और उस प्रोग्राम में इस बार वो इस भोपाल गैस त्रासदी को कवर करना चाहती थी। वो मालूम करना चाहती थी कि इसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या षड्यंत्र हैं, या क्या चूके हैं, क्या नेग्लिजेंस है जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। किंतु बीबीसी की इस टीम को 2 दिनों तक पुलिस ने डिटेन करके रख लिया। अब ये देखिए, बड़ा विचित्र संजोग है, यह संजोग कहिए या क्या कहिए कि बीबीसी की यह टीम जो जांच पड़ताल करना चाहती थी उसे तो आपने डिटेन करके रख दिया, किंतु यूनियन कार्बाइड के एक बड़े उच्च अधिकारी थे अमेरिका में, एंडरसन, इस घटना के बाद जब वो भारत आए, शीघ्र ही भारत आए इसका जायजा लेने के लिए, तो उन्हें गिरफ्तार तो किया गया, किंतु
बड़ी जल्दी ही उन्हें बेल दे दिया गया और मिलिट्री विमान से सुरक्षा के बीच उन्हें भोपाल से दिल्ली लाया गया और फिर उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति दे दी गई। उन्हें जो बेल मिला उसका कुछ विशेष विरोध या प्रतिरोध कानूनी प्रक्रिया में नहीं किया गया। तो ये स्पष्ट है कि इस पूरे घटना चक्र पर लीपापोती के प्रयास किए गए। अब अगले अंक में हम देखेंगे कि इस वाकये, इस हादसे के पीछे जो षड्यंत्रों की बातें चली वो क्या थीं, जो दशकों से क्रिमिनल नेग्लिजेंस चल रहा था वो क्या था। हम शीघ्र ही मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।